बच्चों, कैसे हो? आज पहले हम क्षितिज पढ़ते आए हैं। क्षितिज भाग 1 में हमने पाठ 1, पाठ 2 और उसके बाद कबीरदास की साखियां पढ़ा था। तो अब हमें कृतिका पढ़ेंगे। कृतिका भाग 1। इसमें आपके सिलेबस में 3 पाठ हैं केवल। पहला पाठ इस जल प्रलय में और 5वां पाठ किस तरह आखिरकार में साहित्य में आया। ये 2 पाठ आपके सिलेबस में से कट चुके हैं। अब आपके पाठ्यक्रम में केवल 3 पाठ हैं। आपके पाठ्यक्रम में 3 पाठ हैं। पहला पाठ और 5वां पाठ आपके पाठ्यक्रम में से कट चुका। आपने अब आज मैं करवाऊंगी आपको पाठ 2। पाठ 2 मेरे संग की औरतें। सब बच्चे अपनी बुक खोलकर बैठेंगे, पेंसिल हाथ में, कठिन शब्द रेखांकित करते जाएंगे। कृतिका में आपको 6 नंबर का पेपर में आएगा, जिसमें 2 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के। मूल्य आधारित प्रश्न आपके जो अभ्यास में पीछे प्रश्न दिए गए, उन्हीं में से प्रश्न को बदल कर भी उसकी थोड़ी भाषा आएगी, परंतु आपने वो जो पीछे अभ्यास वाले प्रश्न हैं वो ही याद करेंगे। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है कि हम कैसे करेंगे। 3-3 नंबर के 2 प्रश्न, केवल 3 पाठ। अब सुनेंगे, पाठ पठन करेंगे हम। मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें कविता की लेखिका है मृदुला गर्ग। कौन है इसकी लेखिका? मृदुला गर्ग। ये इसकी लेखिका है। मेरे संग की औरतें पाठ। इस पाठ में लेखिका ने अपनी दादी के बारे में, अपनी नानी के बारे में और अपनी माता के बारे में बताया, और साथ में अपनी बहनों के बारे में और अपने परिवार के बारे में बताया कि हमारा परिवार कैसा था। यह कहानी उस समय लिखी गई जब हमारे देश में आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसी समय लेखिका ने यह पाठ लिखा था। अब पढ़ेंगे हम पाठ। मेरी एक नानी थी। मेरी मतलब लेखिका की। लेखिका की एक नानी थी, जाहिर है, पर उन्हें कभी नहीं देखा। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। जो लेखिका की नानी थी, उनकी मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में अब 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। इसका अर्थ है जो वे 3 बहनें थी लेखिका, वे तीनों साहित्य जगत में कहानियां लिखने लगी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म, रहस्य, भेद। पहले इतना ही जाना, मेरी नानी, मेरी मतलब लेखिका की, पारंपरिक जो परंपरा के रीति रिवाज मानने वाले, घरेलू, अनपढ़, पढ़ी लिखी नहीं, पर्दानशी, घूंघट करने वाली औरत थी। ये नानी की 3 विशेषताएं। जिसके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। लेखिका के नाना शादी के तुरंत बाद विलायत विदेश में बैरिस्ट्री वकालत की पढ़ाई करने गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कौन से विश्वविद्यालय में? कैम्ब्रिज। अंडरलाइन करते जाओ। से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती विदेश के रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी ने अपने रहन सहन उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने कभी अपनी इच्छा और आकांक्षा दोनों एक ही बात है। इच्छा होती है किसी चीज को पाने की कामना, इच्छा, चाह, नापसंद का इजहार प्रकट करना, किसी को अपनी बात बताना। अगला पेज 14। पर कम उम्र में यानी नानी ने खुद को मौत के करीब पाया। अब नानी इतनी बीमार थी कि उनकी मृत्यु
वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें डराया। वे एकदम जो रोगी। अब इन पंक्तियों में बताया जो नानी थी बीमार थी और नानी की जो बेटी थी अर्थात लेखिका की माँ वह केवल उस समय 15 साल की थी। तो नानी को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। नाना से उन्होंने कहा वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। अब इसमें नाना के मित्र का नाम है प्यारेलाल शर्मा। सब दंग हैरान रह गए। नानी की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से भी मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है। यहाँ बताया कि नानी पर्दा करती थी तो उसने अजनबी से क्या बात करना चाहती थी, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। क्योंकि नानी के पास समय कम था तो नाना जी ने उनकी बात का पालन किया। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद न किया, फौरन उसे अपने साथ ले आए और पत्नी के सामने पेश कर दिया। हुजूर उनकी आज्ञा में उनके सामने पेश कर दिया। आज्ञाकारिता निभाई उन्होंने। अब जो नानी ने कहा वह भी हैरत अंगेज था। बहुत हैरान करने वाली बात थी कि नानी ने ऐसा क्या कहा। वचन लीजिए मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार में हो। अब यहाँ बताया कि नानी नहीं चाहती थी कि जैसे उसके पति हैं वैसे ही व्यक्ति से उसकी बेटी की शादी हो, क्योंकि उसके पति विलायती आन शान बान से समय व्यतीत करते थे। आप अपनी तरह का सिपाही, आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। जुनून कोई बात जैसे हमारे ऊपर कोई किसी बात की धुन लग जाए, ऐसी नानी की थी। बाद में मेरी समझ में आया दरअसल वे निजी जीवन में काफी आजाद ख्याल की रही होंगी। ये नानी के बारे में बताया। उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। अर्थात नानी माँ परंपराओं को निभाने वाली, खामोश रहने वाली, फिर भी क्रांतिकारी जीवन उन्हें पसंद था। खैर इस तरह माँ मेरी शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में। अब माँ की शादी के बारे में बताया कि किस लड़के से उसकी शादी हुई। ICS के इम्तिहान परीक्षा बैठने से रोक दिया, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला तक नहीं था। यहाँ बच्चों बताया जो पिताजी के पास ना तो कोई पैसा था ना पुश्तैनी कोई दौलत थी। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था, खादी की साड़ी उन्हें भारी लगती थी, कमर चनका खा जाती थी। चनका खाना बल खाना। रात भर जागकर वह पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी लज्जा। वे कुछ नाजुक थी। उन्हें देखकर उसकी सास यानी मेरी दादी ने कहा, हमारी बहू तो ऐसी है जो कोई डोरी पोंछी छिलके पर टांगती। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी।
बाशिंदे लोग, उनके ससुराल वाले भी साधुओं से खासे अभिभूत प्रभावित। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, वह जात से भी हिंदुस्तानी थे। नाना क्या थे? वैसे तो उनका चाल रहन सहन सब अंग्रेजों की तरह था, परंतु वे जाति से हिंदुस्तानी थे। मजे की बात यह थी, हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी जी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली शोहरत से करता रहा। शोहरत, प्रसिद्धि, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उसके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। अब लेखिका की जो नानी माँ थी बहुत नाजुक थी। उसमें रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। नाना की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, सनक भरी जोश देने वाली ख्वाहिश, इच्छा, नाना की रजाबंदी, वे रोमांचक कथाएं थी जो कहानी के तिलस्मी को और भी गाढ़ा बना चुकी थी। अर्थात वे कहानियां जादुई कहानियों की भांति दिखाई दे रही थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। माँ का व्यक्तित्व भी ऐसा था, उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह धुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई मालूम नहीं होती थी। अब यहाँ देखेंगे जो उनकी माँ की विशेषताएं बताई, कितनी सुंदर थी और सब तरह वे जादू की तरह दिखाई देती थी, जैसे कोई एक परी हो। उसमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जुबानी राय जरूर मांगी जाती थी, पत्थर की लकीर की तरह होती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम तो बैल हैं। बचपन में मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ आ गया था। जुमेला मुहावरा, कहावत, पर देखा कि बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी लोग मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद, तैयार। केवल माँ बच्चों का ध्यान नहीं रखती थी। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। कहने का मतलब है कि औरतों के अलावा मर्द भी उनके घरों में बच्चों का ध्यान रखते थे। ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था। माँ को आजादी का जुनून कम था, वह भरपूर था। अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है जब जुनून आजादी का हो, उसे निभाना भी आजादी से चाहिए। जिस किससे पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी लाड किया, न खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अच्छी अपनी बीमारी के चलते घर बार संभाल नहीं पाती थी और ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। अरुचि मतलब उनका कोई इच्छा नहीं थी उनका ज्यादा। अब बताया कि माँ का समय कैसे व्यतीत होता था। माँ का ज्यादा समय किताबें पढ़ने में, साहित्य चर्चा में, संगीत सुनने में, बिस्तर पर लेटे लेटे यह सब काम करती थी। फिर भी जैसा मैंने कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें कोई नाम नहीं धरते थे, न उन्हें औरत होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें इतनी श्रद्धा थी, क्यों थी? जबकि वह पत्नी, माँ, बहू के कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। यहाँ पर माँ के बारे में बताया कि वह कोई काम नहीं करती थी, फिर भी लोग उनमें श्रद्धा रखते थे। सहाबी खानदान के लोग के अलावा मेरी समझ के दो कारण हैं। यहाँ उसकी लेखिका ने दो कारण बताए
जो उनकी समझ में दो कारण आए। दो कारण में पहला कारण है वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा कारण है वे दूसरे की गोपनीय बात को नहीं बताती थी। ये माँ के व्यक्तित्व की बच्चों दो विशेषताएं। ये दो विशेषताएं कौन सी है? वे एक की बात दूसरे को नहीं बताती थी और दूसरी वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। पहले के कारण घर वालों का आदर मिला था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभाते थे। बचपन में वे हमारे घर चिट्ठी आने पर कोई नहीं पूछता था उसमें क्या लिखा, भले वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों न हो। माँ यह जानने को बेहाल की बीमारी से उबरी या नहीं। छोटे से घर में, अब घर का वातावरण बताया कि छोटा सा घर था, उसमें 6 बच्चे, सास ससुर आदि रहते थे। फिर भी सबको अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इतना बड़ा परिवार जिसमें एक छोटे घर में 10 लोग, 5 और 5 10 लोग एक छोटे घर में रहे, फिर भी सबको अपनापन बनाए रखने की छूट थी। हम 3 बहनें छोटा भाई के हवाले हो गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर मेरी एक परदादी भी थी। अब देखो, इतने परिवार में एक दादी और परदादी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, अर्थात वे लकीर की फकीर नहीं थी। उन्हें व्रत लिया कि अगर खुदा ने फजल से उन्हें 2 धोतियां हो जाएं तो तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपने ग्रह की सनक बिरादरी बाहर नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर अब देखो, परदादी ने नई बात बताई कि जब उनकी माँ गर्भवती हुई तो परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि मेरी बहू को लड़की हो। जब उन्होंने मन्नत मांगी तो सब लोग यह बात ढूंढने के लिए कि उनका क्या कारण है कि मन्नत क्यों मांगी, वह नहीं कह सकते थे। खानदान में पुश्तों से कन्या नहीं हुई, क्योंकि पिताजी की भी नहीं, दादा की भी बहनें थी। हाँ, हर बच्चा बहू को पहला बेटा होता आया था। खैर, माँ ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बददस्तूर मंदिर जाकर मन्नत मांग दुहराई। पूरा नुक्कड़ गांव माँ जी के भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथा स्तुवत, अर्थात जैसे ही परदादी मन्नत मांगती, मंदिर की घंटियां बजने लगती। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में तैयार हो गई। गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ की आरजू किस तरह रंग लाएगी उन्हें कोई गुमान नहीं था। पेज नंबर 18, लड़की की गैर वाजिब जुस्दुसून भगवान कुछ ऐसा अफरी तफरी में आ गए। एक नहीं, पूरी 5 कन्याएं उनके परिवार में एक साथ आई, अर्थात एक के बाद 5 कन्याओं ने जन्म लिया। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो चोर, नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद कई बार सुना। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं था, किसी शादी के सिलसिले में नक्कुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाना, ढोलक थाप का शोर सुनकर चोर ने सेंध लगाकर हवेली में घुस गया। औरतों के शोर की वजह से दादी माँ दूसरे कमरे में सो गई। चोर बेचारा पूरा दिमाग लगाकर घर में उतरा था, पर बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी यह उसे पता नहीं था। बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांवों की आहट से दादी की नींद खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। दादी माँ ने आराम से बदतूस से चोर से पूछा, जी मैं चोर के युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माँ जी ने कहा,
जी मैं चोर झिझक कर रह गया। तब एक माँ बिस्तर के बराबर में टोलकर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने यह लोटा ले कुएं से पानी भरला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो, तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे मुंह पर कपड़ा बांधा, कमरे में भांग, भगवान से उसका तार जुड़ गया, पर बुढ़िया भांग न छानती होगी। एकदम यकीन न हुआ, इसी में कुछ हैरान परेशान हो गया। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर ने सब बातें बता दी। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 2 में 18 पेज तक ही पढ़ेंगे। पाठ बहुत लंबा है। अब अगली कक्षा में हम बाकी का पाठ पढ़ेंगे। आप दोबारा से ध्यानपूर्वक पढ़ना। धन्यवाद।